नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिमालनी टीवी यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सच्चिदानंद मिश्र। मित्रों, नेपाल की राजनीति अभी चौराहे पर खड़ा है। नेपाल में और ख़ास करके नेपाल की राजधानी काठमांडू में केवल चर्चा इस बात की है कि पकड़ो और नहीं पकड़ो, दोनों ही स्थिति में खतरा है। मैं बता दूं कि प्रधानमंत्री सुशीला कार्की इस वक्त भारी दबाव में है और अब इन्हें भी पता चल रहा है कि न्याय जगत को छोड़कर राजनीतिक जगत में जो प्रवेश की हैं तो क्या क्या जोखिम उठाना पड़ रहा है वह इन्हें अब पता चल रहा है। बड़ी आसानी से उन्होंने प्रधानमंत्री का शपथ ले लिया था, लेकिन अब जब समस्या सामने आ रही है तो उन्हें झेलना पड़ रहा है। जो अब वो कैसे, अभी भी इनकी मंत्रिमंडल पूर्ण नहीं हुई है। एक मंत्री डॉक्टर संगीता को अभी भी होल्ड में रखे हुए हैं, यानी कि विपक्षी को ऐसा समय दिया जा रहा है जो इसके खिलाफ केवल मुद्दा बनावे और गढ़े और यहाँ तक कि कुछ ऐसा मुद्दा लावे जिससे कि डॉक्टर संगीता के ऊपर कुछ न कुछ गलत काम दिखाई दे और उन्हें मंत्रिमंडल में नहीं लेकर वापस करने का उनका रास्ता क्लियर हो जाए। लेकिन इतना ही नहीं, इनके सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। आइए मैं इसको कई भाग में बांटकर देखता हूं और आपके समक्ष मैं रख रहा हूं। चूँकि मुख्य मुद्दा था पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक की गिरफ्तारी, जिसे लेकर हाल के दिनों में जेन जी आंदोलन और सोशल मीडिया पर जबरदस्त दबाव बढ़ा है। मैं चर्चा इसी को लेकर वर्तमान परिस्थिति को आपके समक्ष रख रहा हूँ। मित्रों, जोखिम में है देश, उम्मीद के साथ बढ़ता भय और बिखरता भरोसा। नेपाल इस समय एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां परिवर्तन की उम्मीद और भय की वास्तविकता आमने सामने है। दोनों में लड़ाई हो रही है। 23 और 24 भाद्र को हुए जेन जी आंदोलन और हिंसक झड़पों के बाद देश में न्याय की मांग के साथ साथ राजनीतिक प्रतिशोध और अस्थिरता की खतरा तेजी से बढ़ रही है। अब सबसे पहला भाग में मैं ले रहा हूं कि दोहरी उजूरी और द्वंद्व की दस्तक प्रधानमंत्री सुशीला कार्की के सामने है। जेन जी आंदोलन में हुई गोलीबारी में युवाओं की मौत के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक की गिरफ्तारी की मांग हो रही है। लेकिन इसके जवाब में युवा संगठन, जो कि एमाले की युवा संगठन भी सड़क पर आ गया है, उसने मेयर बालेन शाह और जेन जी आंदोलन के अगुआ सुदन गुरुंग पर भी हिंसा भड़काने का आरोप लगा रहे हैं और उस पर भी उजूरी दायर की है। युवाओं का मांग है कि बालेन और सुदन गुरुंग को भी रखा जाए गिरफ्तारी करके। अब यही बात है कि जेन जी के अगुआ सुदन गुरुंग है, ये लोग भी आगे विभिन्न मांग लेकर अब आगे आगे बढ़ रहे हैं, जो कि ये पता नहीं चल रहा है कि जेन जी का वास्तविक नेता कौन कौन है। अब सवाल यह है कि क्या न्याय की खोज है या राजनीतिक प्रतिशोध की यहाँ शुरुआत है। जी हाँ, तो देखा जाए तो बिल्कुल लग रहा है कि राजनीतिक प्रतिशोध की शुरुआत है। सरकार ने दोनों उजूरियों को पूर्व
न्यायाधीश गौरी बहादुर कार्की के नेतृत्व में जो गठित आयोग है वहाँ भेज दिया है और उसका जिम्मा लगा दिया है। तो अब क्या देश फिर हिंसा और अविश्वास के दलदल में धंस जाएगा? यह एक बहुत बड़ा प्रश्न आ रहा है। दूसरा, अब आइए इनके समक्ष जो समस्या है उसमें लूटे गए हथियार, सुरक्षा पर बहुत बड़ा सवाल है। 24 भाद्र की अराजकता में 1281 हथियार को लूट लिए गए जो पुलिस के पास थी और उसमें से केवल 300 हथियार बरामद हुए हैं और बाकी 900 हथियार अभी लुटेरों के पास ही हैं, जिसमें कि अत्याधुनिक हथियार, राइफल, SLR, रिवॉल्वर, पिस्तौल सभी शामिल है और वह अभी भी गायब है, वह पुलिस के गिरफ्त में नहीं आई है। प्रहरी की रिपोर्ट कहती है कि ये हथियार किसी भी वक्त समाज और राज्य दोनों के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। गृह मंत्रालय ने असोज मसांत तक का सीमा दिया है कि आप इसे जमा कीजिए, नहीं तो आप पर कानूनी कार्रवाई होगी। तीसरा में हम ले रहे हैं कि फरार कैदी और अपराध का साया। फरार जो कैदी है वह हिंसक घटनाओं के दौरान 14,553 कैदी जेलों से भाग गए थे, जिसमें से 9,000 कैदी अभी तक वापस आ गए हैं और 55 से 42 अभी भी फरार हैं, जो कि विभिन्न हत्या, बलात्कार, हिंसा, मादक पदार्थ से रिलेटेड थे। आपको मैं स्मरण दिला दूं कि इसी जब जेल तोड़ा गया, जेल से भागा गया, उसी में रासपा के अध्यक्ष रवि लामिछाने भी भाग कर आए थे और फिर बाद में वो चले गए। और ये फरार कैदी जो है सो विभिन्न तरह के आपराधिक कार्य क्रियाकलाप में अब सक्रिय हो चुके हैं, जो कि प्रमाण मिल रहा है। चौथा भाग है इसका कि डरे प्रहरी जागे नागरिक। अब प्रहरी में इतना भय समा गया है कि प्रहरी अभी रोड पर नहीं दिख रही है। आप जिस एरिया में जाइए, काठमांडू के किसी भी मोहल्ले में कहीं प्रहरी नहीं दिखती है, चूँकि उनका हथियार लूट लिया गया है, उनका वर्दी लूट लिया गया है, उसके पास कुछ है नहीं। उसका मनोबल इतना गिर गया है कि वह रोड पर वर्दी में रोड पर आना ही नहीं चाहते हैं। वह वर्दी नहीं, साधारण ड्रेस में वो रोड पर आ रहे हैं। तो अभी कुछ एरिया में नागरिक, स्थानीय नागरिक भी गश्त लगा रहे हैं। आपको बता दें, एक जवान, पुलिस का जवान ने कहा हमसे कि यह वो दिन था जब मेरी वर्दी हार गई। देखिए यह कितना दुखद बात है एक पुलिस के लिए। पूर्व आईजी उत्तम सुवेदी जी कहते हैं कि जब पुलिस का मनोबल गिरता है तो अपराधी का मनोबल बढ़ता है। अब नागरिकों को भी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। जी हाँ, और नागरिक अभी रोड पर अपने अपने मोहल्ला में काम कर रहे हैं। पांचवा भाग है इसका सुरक्षा संयंत्र की चेतावनी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने बलुआटार में यही मंगलवार बुधवार को 2 दिन लंबी बैठक चली सुरक्षा प्रमुखों के साथ, जिसमें प्रधान सेनापति अशोक राज सिकदेल शामिल थे, पुलिस प्रमुख चंद्र कुबेर खापुंग थे, सशस्त्र प्रहरी प्रमुख राजू आर्याल भी थे और खुफिया विभाग प्रमुख टेकेंद्र कार्की के साथ प्रधानमंत्री की बैठक हुई। ये चारों प्रमुखों का कहना था कि सरकार को, यानी कि सुशीला कार्की की सरकार को संयम बरतना चाहिए। यदि ओली या लेखक को गिरफ्तार किया गया तो देश फिर से हिंसा
में झोंक दिया जाएगा। इन्होंने वहाँ पर जो हम लोगों को जानकारी हुई है उसके अनुसार सलाह दिया है, और उसमें हमारे सेनापति भी शामिल हैं, अशोक राज सिंहदेल भी। उनका एक सुझाव था, दलों के सहयोग के बिना चुनाव भी संभव नहीं होगा। जो चुनाव की घोषणा कर चुके हैं ये, वो सुरक्षा प्रमुखों ने उसी दिन कह दिया कि जब तक दल तैयार नहीं होंगे तब तक यह चुनाव नहीं हो पाएगा। सेना और पुलिस अस्थिर हुई तो लोकतंत्र ही खतरे में पड़ जाएगा। ये सुरक्षा प्रमुख प्रधानमंत्री को सुझाव दे रहे हैं। तो अब इसका मतलब क्या है मित्रों? जब सुरक्षा प्रमुख अभी आकर ये सुझाव दे रहे हैं, तब क्या चुनाव का डेट फिर बढ़ाया जाएगा, फिर इसी सरकार को आगे ले जाया जाएगा, या इसके पीछे भी कुछ राजनीति छिपी हुई है? आखिर ये सेनापति, प्रधान सेनापति जब प्रधानमंत्री बनाने में आ गए थे, तो आज सुरक्षा देने में क्यों पीछे हट रहे हैं? यह एक बहुत बड़ी बात है, यह सोचने की बात है। गृह सचिव, छठा भाग है मेरा, गृह सचिव, पूर्व गृह सचिव उमेश मैनाली ने सलाह दिया है, जो कि उन्होंने 3 बिंदु बताया। पहले कि पुनर्निर्माण, जो चीज़ ध्वस्त हुए हैं उनको जल्दी से आँख के सामने ठीक किया जाए, जो लोगों को यह और पुलिस को विश्वास हो कि हमारा काम हो रहा है। दूसरी बात, राजनीतिक हस्तक्षेप बंद होना चाहिए, यानी कि अब भी पुलिस के कामकाज और पुलिस को ट्रांसफ़र वगैरह किया जा रहा है, उसमें राजनीतिक दूरी रखी जाए। और तीसरा है कि विश्वास की पुनर्स्थापना हो। पुलिस को सत्ता का औजार नहीं, राज्य की रीढ़ की हड्डी समझा जाए। यह बहुत बड़ी बात है। उनके शब्दों में, अगर पुलिस कमज़ोर हुई तो राज्य का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। जनता की सुरक्षा बिना कोई भी शासन अर्थहीन है। ये सब समीक्षा के बाद यह बिल्कुल सामने आ रहा है कि देश जोखिम के मोड़ पर है। नेपाल एक संवेदनशील चौराहे पर है, जहां एक ओर नई पीढ़ी की नई उम्मीदें हैं, तो दूसरी ओर प्रतिशोध, भय, अविश्वास का साया। जिनको हटाया गया है, जिनको जलाया गया है, देखकर लोगों के मन में अब भी प्रतिशोध की अग्नि जल रही है। और तीसरी ओर प्रतिशोध, भय और अविश्वास, यह जो है सो सभी व्यक्ति के हृदय में आ रहा है। अब अभी भी 900 हथियार लापता है, 5500 अपराधी फरार हैं, 1 लाख गोली नहीं मिल पा रहा है। यह कमज़ोर मनोबल वाली पुलिस और दोहरी उजूरी की राजनीति, ये सब मिलकर नेपाल को एक असुरक्षित संक्रमण काल की ओर धकेल रहे हैं। अगर राज्य ने अभी संयम, पुनर्निर्माण और पारदर्शिता नहीं अपनाई, तो परिवर्तन की यह लहर आशा से भय और लोकतंत्र से अराजकता में बदल सकती है। और यह सबसे ज़रूरी है कि प्रतिशोध कम करें। आज अब पता चल रहा है कि अख्तियार दुरुपयोग में दिखाया जा रहा है, अभी मुद्दा डाला जा रहा है। अभी ये मुद्दा डालकर लोगों को दिखाया जा रहा है कि हम काम कर रहे हैं, जबकि कल जेएनजी वालों ने अख्तियार प्रमुख राय जी के इस्तीफा को लेकर अख्तियार दुरुपयोग आयोग में भी प्रदर्शन किया। ये दोनों की अति है। अगर कुछ लोग हैं जो गलत काम किए हैं तो उन्हें चाहिए कि अपने आप वो पुलिस के हवाले कर दें,
जैसे भागे हुए प्रहरी। और जो जेएनजी वाले हैं, इनको भी संयम बरतना ही पड़ेगा कि आपने किस मांग को लेकर तिनकुने में जमा हुआ था और आज आपका क्या मांग है, इस पर जरूर सोचना पड़ेगा। और नहीं जेएनजी का अगर उनके विचारों का दुरुपयोग किया गया तो कल फिर ये जेएनजी और फिर ये युवाओं पर किसी का भरोसा नहीं रहेगा। इतना आप समझ लीजिए, युवाओं के अनुसार काम हो ये सब चाहता है, लेकिन युवाओं के अनुसार ही सभी काम हो तो समझिए देश धरातल में चला जाएगा। मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके समक्ष यह पेश किया। आपको कैसा लगा जरूर अपनी प्रतिक्रिया से अवगत करावें। आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, हमारा हिमालनी टीवी यूट्यूब चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आपने सुना, धन्यवाद, नमस्कार।